हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों इस लेक्चर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ना उसे डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट है, एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये जो दो प्लेट होती हैं ये आपस में बहुत क्लोज होती हैं, ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। तो जब बच्चों दो प्लेट आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये दो प्लेट आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होती है। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये किसके बराबर होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बच्चों ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, दो प्लेट जो कि चार्ज हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा किसे कहते हैं बच्चों, सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो Q अपॉन ए होता है, Q अपॉन ए होता है। ठीक है, जैसे बच्चों ये वाली जो प्लेट है इसमें चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और उतना ही नेगेटिव चार्ज बच्चों इस वाली प्लेट में भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट में में भी है बच्चों। और Q अपॉन ए कितना होता है, इस प्लेट का एरिया कितना है, A है, और Q अपॉन ए क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, वो कितनी है, सिग्मा है। तो उसी तरीके से बच्चों इस वाली प्लेट की भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा ही होगी। तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, नेगेटिव साइन से ही हमें ये पता चल रहा है कि इस प्लेट में जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली प्लेट की सिग्मा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक के इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ऐसे इस तरीके से दो प्लेट अगर दे रखी है तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ याद आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन बताया था मैंने, डीवी बाय डी एल, कुछ याद आ रहा है। जैसे मान लो ये एक प्लेट है आपकी और ये एक दूसरी प्लेट है बच्चों, मान लो एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों प्लेट में जो डिस्टेंस है बच्चों DL है, और आपको इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये दोनों प्लेट आपस में बहुत क्लोज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, डीवी बाय DL होता था बच्चों। ये टॉपिक याद आ रहा है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो डीवी क्या है बच्चों, डीवी जो है इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फाइनली डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDL हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं ये जो दो प्लेट है, जैसे यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैंने V बोल दिया, क्या बोल दिया, V। तो यहाँ पे dV की जगह में V लिख दीजिए और ये E हो जाएगा। और अगर इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर D है, ये वाला जैसे D है ना, तो DL की जगह में मैं D भी लिख सकता हूँ, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए बच्चों कैपेसिटेंस निकालते हैं इसका। देखो बच्चों कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, कैपेसिटेंस कितना होता है, Q अपॉन V। अब देखो V तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, V क्या है, E इंटू D है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे C लिखा मैंने, C इज इक्वल टू Q लिखा अपॉन, और V क्या है, E इंटू D है, तो बस यहाँ पे मैंने E इंटू D इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों फाइनली मैं यहाँ पे E की जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इंटू D, और बच्चों C इज इक्वल टू Q अपॉन, अरे ये सिग्मा की जगह में क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा की जगह में मैं ये Q अपॉन ए लिख रहा हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू D, Q से Q कट जाएगा। तो फाइनली बच्चों जो आपका कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय डी, ये आपका कैपेसिटेंस निकल गया है। कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों अगर आपको इस प्लेट का एरिया आप पता है, मान लो आप मार्केट से कोई कैपेसिटर खरीद के लाए और उस कैपेसिटर का जो ये वाला जो प्लेट है इसका एरिया अगर आपको पता है, और इन दोनों प्लेट का सेपरेशन अगर आपको पता है, ए इसकी वैल्यू आपको पता है, डी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सभी को पता होती है, तो आप इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q अपॉन V फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन बच्चों कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ओके, इसीलिए बच्चों यहां पे लिखा है कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V।
बच्चों कैपेसिटेंस आपका क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का शेप एंड साइज क्या है? देखो इसका एरिया ए हमें पता होना चाहिए, इन दोनों में सेपरेशन डी हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए बच्चों देखो इस फॉर्मूले में ए अपॉन डी आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों कैपेसिटेंस आपका क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। इसीलिए इस फॉर्मूले में कहीं पे क्यू और वी नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों क्यू अपॉन वी से भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जाता है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज भी बढ़ने लग जाता है। तो फाइनली उसका रेशो सेम ही रहता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। किसी भी कैपेसिटर को अगर आप मार्केट से खरीद के आते हो तो उसके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, वो क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करती है, वो वैल्यू कांस्टेंट आती है, ठीक है। देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं आपको, जैसे आपने क्लास 10th में V इज इक्वल टू आर इंटू आई पढ़ा था, तो ये ओम्स लॉ था, तो R इज इक्वल टू क्या होता था आपका? V अपॉन आई होता था ना। लेकिन R का एक और फॉर्मूला होता था बच्चों, रो L अपॉन ए भी होता था, ठीक है। तो बच्चों R जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I होता है, ठीक है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ने लगेगा। तो फाइनली अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो रेशो क्या आएगा? सेम आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस के लिए हमने एक नया एक्सप्रेशन डिराइव किया था, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रजिस्टर की लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी तो होता ही है, लेकिन हमने एक नया एक्सप्रेशन यहां पे डिराइव किया है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्योंकि बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, इसीलिए यहां पे एरिया भी आ रखा है या डी भी आ रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन दी प्लेट्स। देखो बच्चों, अब जैसे हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, अब हम क्या करेंगे? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। अब बच्चों डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों इंसर्ट किया जाता है? इसलिए इंसर्ट किया जाता है बच्चों क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब उसका कैपेसिटेंस इंप्रूव कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, ओके। तो ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रखा है, उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। हर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये वाला जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो K है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? और बच्चों हमें इस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट भी कैलकुलेट करना है। एक और चीज बताता हूं बच्चों, जब भी हम कैपेसिटर के अंदर किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं तो ऐसा करने से कैपेसिटेंस इंप्रूव हो जाता है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। देखो पहले जब इन दो प्लेट के बीच में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट नहीं कर रखा था बच्चों, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। लेकिन जैसे ही बच्चों हम इसके अंदर जो है एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो अंदर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो रिड्यूस हो जाता है, कितना रिड्यूस होगा उसका हम पता करेंगे अभी। और इन दोनों ये जो दो प्लेट है बच्चों, इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें पता करना है। तो फाइनली हमें सी ई और वी हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे सी ई वी, पहले इनकी वैल्यू ये थी, ठीक है। जब इन दोनों प्लेट के बीच में हमने कोई भी डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रखा था उस समय कैपेसिटेंस ये होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था और पोटेंशियल डिफरेंस ये होता था, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसे सी नॉट से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सी नॉट, ई नॉट, वी नॉट, ये ई नॉट, और इसे मैंने ई नॉट बोल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे ये कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले यहां पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई नॉट बोल रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मतलब ये कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देन बच्चों जब भी हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम इन दोनों प्लेट के बीच में प्लेस कर देंगे, तो बच्चों ये जो मटेरियल है ना, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका पोलराइजेशन होने लगता है। तो पोलराइजेशन होने का मतलब ये है बच्चों कि इसके इस वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है,
यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है। लेकिन एक और चीज़ बता देता हूँ बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज के बराबर नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज कम है, इस वाले नेगेटिव चार्ज से कम है ये वाला नेगेटिव चार्ज, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी कम है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज के सामने कम है। क्योंकि बच्चों जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि बच्चों जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा थोड़ा कम अमाउंट में होगा। मान लो अगर ये मान लो ये 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज कम होगा, ये होगा, ये मान सकते हो आपकी ये नेगेटिव -1 कूलम होगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है ना, पर ये 4 कूलम के बराबर नहीं हो सकता, ये कम होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कम फ्री होते ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर यहाँ चार्ज क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, तो इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले पॉजिटिव से इस वाले नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फाइनली बच्चों इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे हमने इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ इंसर्ट किया तो इसका पोलराइजेशन होने लगा, तो फाइनली यहाँ अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनने लगी। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर रही है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। तो बच्चों इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E0 - EI के बराबर होगा। तो फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था, लेकिन जैसे हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यहां इंसर्ट किया तो ऐसा करने से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो E0 - EI के बराबर हो जाता है। तो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो बच्चों एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर आपको ये K कैलकुलेट करना है, K मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, E0 डिवाइडेड बाय E करना है। E0 ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इसके अंदर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं कर रखा था, डिवाइडेड बाय E क्या है बच्चों, जब हमने यहां डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो E0 - EI हो जाता है। तो E0 डिवाइडेड बाय E करोगे तो आपको ये K का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर पता करनी है तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, E0/K हो जाएगा। देखो हमें ये E कैलकुलेट करना था ना, E बच्चों हमें कैलकुलेट करना था, तो E क्या होता है, E0/K होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K टाइम रिड्यूस हो जाता है। तभी तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था, हमने यहाँ डाई इलेक्ट्रिक लगाया, तो डाई इलेक्ट्रिक लगाने से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E हो गया, तो वो E किसके बराबर हो जाएगा, E0/K के बराबर हो जाएगा। E किसके बराबर हो जाएगा, E0/K के बराबर हो जाएगा, मतलब वो K टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो K क्या है बच्चों, K तो इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K, ठीक है। तो ये E0/K हो जाएगा, ओके। तो देखिए E तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बच्चों, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं बिटवीन दिस टू प्लेट। तो V इजिकल टू क्या होगा बच्चों, V इजिकल टू होगा आपका E इंटू डी। देखो जैसे यहाँ पे हमने V0 निकाला था, तो उसे कैसे निकाला था, इसके इन दोनों प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंटू डी, जो इनके बीच का सेपरेशन था D। तो इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, D है। और बच्चों इन दोनों प्लेट के अंदर हमने इसे कंप्लीटली फिल कर दिया है, किसे, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने कंप्लीटली फिल कर रखा है, पूरा का पूरा इस तरीके से फिल कर रखा है कि इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस भी D ही है, इसकी थिकनेस भी D ही है। तो फाइनली बच्चों अगर मैं इन दोनों प्लेट के अंदर यहां इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उस E को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं D के साथ, तो मुझे इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जैसे यहां पे किया था हमने E0 इंटू डी, ठीक है। तो वही हमने यहां पे भी किया है, तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाएगा, ओके। तो बच्चों यहां पे देखो E की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, E0/K लिख सकता हूं, E की जगह में E0/K इंटू डी लिख सकता हूं। और ये E0 इंटू डी, E0 इंटू डी कितना है बच्चों, V0 है, तो V इज इक्वल टू ये E0 इंटू डी की जगह में V0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय K। तो देखो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट भी आ गया है। तो बच्चों अगेन देखो यहां पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो K टाइम रिड्यूस हो जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका के टाइम रिड्यूस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रिड्यूस हो जाता है, ई नॉट बाय के। और यहां पे देखो वी नॉट बाय के। वी नॉट क्या है बच्चों? ये वी नॉट कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस है? जब हमने इन दोनों मटेरियल के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं कर रखा था, उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वी नॉट डिवाइडेड बाय के हो गया। के से हमें इसे डिवाइड करना पड़ रहा है, मतलब के टाइम्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली पोटेंशियल ये वी है, इन दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल है ये वी है। वी इज इक्वल टू वी नॉट बाय के। चलो यहीं पे इसके सामने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। जब हम इन दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अब हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। देखो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, एक इजी मेथड और एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिस मेथड से एनसीईआरटी ने डिराइव किया है इसे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूं आपको। देखो बच्चों यहां पे, चलो यहीं पे बताता हूं इसे। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? आपका Q अपॉन V होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है? Q अपॉन V, ये तो आपको सबको पता ही है। तो यहां पे बच्चों ये C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V की जगह में मैं क्या लिखूंगा? E इंटू डी लिखूंगा। बच्चों अगर आपको इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? इन दोनों प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना E है, तो E को मल्टीप्लाई कर दोगे इस D के साथ। समझ में आ रहा है ना? तो E इंटू डी। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह में क्या आ गया आपका? E इंटू डी आ गया। ओके, और देखो इसे आगे कैसे लिखा जाएगा? देखो Q अपॉन और E की जगह में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, E की जगह में E नॉट बाई के लिख सकता हूं मैं। तो E की जगह में मैंने यहां पे लिख दिया E नॉट बाई के इंटू डी। और देखो E नॉट की जगह में हम लिख सकते हैं यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट की जगह में मैं लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये K और ये D। ओके, अब देखो C इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने Q अपॉन सिग्मा की जगह में मैं क्या लिखूंगा बच्चों? देखो सिग्मा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सिग्मा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाले जो प्लेट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? मान लो इसमें चार्ज Q है, इस वाली प्लेट में चार्ज Q है और इसका एरिया क्या है? A है। तो Q अपॉन A को ही क्या बोला जाता है? सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, तो सिग्मा की जगह में क्या आ जाएगा? Q अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा की जगह में आ गया आपका Q अपॉन A, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट और ये K और ये D भी आएगा। तो ये Q से Q आपका कट गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली C इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A K डिवाइडेड बाय D। चलो ऐसे करो, इसे इस तरीके से लिख देते हैं। कैसे? C इज इक्वल टू K को पहले लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख दीजिए। अब देखो बच्चों ये C इज इक्वल टू क्या आया? देखो C इज इक्वल टू क्या आया? देखो यहाँ पे K है और ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है ये किसके बराबर है? C नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह में क्या आ जाएगा? C नॉट आ जाएगा। तो ये C नॉट कौन सा वाला कैपेसिटेंस है बच्चों? जब हमने इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रखा था उस समय का कैपेसिटेंस। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस कितना हो गया? K C नॉट हो गया। तो C नॉट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ये कौन सा वाला कैपेसिटेंस है? जब हमने दो प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रखा था उस समय का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया था V नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था E नॉट बाई के, और जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? K टाइम्स ऑफ C नॉट होता है। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स घट जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी फॉर्मूले को ना इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरे मेथड से डिराइव करते हैं जैसा आपका एनसीईआरटी ने कर रखा है। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो C इज इक्वल टू क्या है आपका? Q अपॉन V है, और फाइनली C इज इक्वल टू Q अपॉन V की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं? E इंटू डी लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में क्या लिखा था? E नॉट बाई के लिखा था ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पता कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो बताता हूँ आपको, यहाँ पे बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना। सिग्मा मतलब ये वाला जो प्लेट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे जैसे मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इस वाली प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। और बच्चों ये वाली जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो माइनस सिग्मा पी है। ठीक है,
सिग्मा पी, एनसीईआरटी ने भी इसे सिग्मा पी से डिनोट कर रखा है। ओके, तो फाइनली इन दोनों प्लेट के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कितना होगा बच्चों, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नॉट थी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे बच्चों, ई नॉट इज इक्वल टू क्या निकालते थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। सिग्मा का मतलब इस वाली प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस रीजन में जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ना वो कितना है बच्चों, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इस वाली प्लेट सरफेस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों ये वाला, इसकी जो डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा पी है। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, माइनस सिग्मा पी है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ना इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा पी है। तो इस रीजन में बच्चों जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे ना यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। तो ये क्या आया आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, देखिए एनसीईआरटी में भी यही कर रखा है। ये देखो E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो बच्चों E की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, E की जगह में मैं लिख सकता हूं E नॉट बाई के। तो यहां पे E है ना, तो E की जगह में मैंने लिख दिया E नॉट बाई के सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना। और बच्चों इस E नॉट की जगह में आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये के आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन के जो होता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है। ठीक है, तो ये भी हमें प्रूफ करना था, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में भी इसे प्रूफ कर रखा है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके बराबर है बच्चों, सिग्मा अपॉन के के बराबर है। ठीक है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा अपॉन के बराबर है। ओके, देखो बच्चों वैसे ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर दिया है मैंने, इस वाले एक्सप्रेशन को, यही इसका फॉर्मूला होता है, ये वाला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है। अब इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा डिराइव कर रहा हूं, एनसीईआरटी वाले मेथड से डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों इससे आगे मैं क्या करूंगा, यहां पे C लिखा, C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में आ जाएगा आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है बच्चों, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन के के बराबर है। तो बस सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह में यहाँ पे सिग्मा अपॉन के आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट भी आएगा इनटू डी। ओके, और यहाँ पे सिग्मा की जगह में क्या आएगा, देखो सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। देखो यहाँ पे नहीं बताया था, देखो सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। मतलब इस लेफ्ट प्लेट में बच्चों यहाँ पे जो चार्ज होगा ना Q डिवाइडेड बाय ए, वही क्या है आपका सिग्मा है। तो सिग्मा की जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा की जगह में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Q अपॉन ए, और ये के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आ जाएगा। ये Q से Q कट गया आपका, तो फाइनली C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा ये, और डी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ तो गया, देखो यहाँ पे भी क्या था, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, यहाँ पे भी देखो यही आ गया फॉर्मूला, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू बच्चों के टाइम्स ऑफ, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर होता है, C नॉट के बराबर होता है। तो ये C नॉट क्या चीज़ है बच्चों, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस है, लेकिन ये वो वाला कैपेसिटेंस है जब हमने इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं कर रखा था। लेकिन जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो वो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगा। मतलब ये के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और C नॉट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब है हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट है, ये हमारा कैपेसिटर है, और इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये पार्शियली फिल हो रखा है। ठीक है, मतलब ये कैपेसिटर को हमने कंप्लीटली किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल नहीं कर रखा है, पार्शियली फिल कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ई नॉट है। ठीक है, ये ई नॉट है। और बच्चों यहाँ पे जो अंदर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों होगा रिड्यूस बच्चों, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई नॉट, तो जब भी इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तो इसका पोलराइजेशन होने लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे, इतना तो आपको पता है। तो फाइनली बच्चों यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लगेगा।
तो फाइनली यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट था, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये क्या कर रही है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनली हम उसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई नॉट माइनस ई आई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ई नॉट माइनस ई आई। लेकिन बच्चों मैंने एक रिलेशन आपको बताया था कि देखो जैसे मान लो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो इस के को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता था, क्या तरीका होता था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों ये वाली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इन दो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जहां पे इस खाली जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो जा रही है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रखा था, उस समय का इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, तो इन दोनों का रेशो के बराबर होता है, समझ में आ रहा है। और फाइनली बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस ई को अगर मैं इधर भेज दूंगा, के अगर नीचे आ जाएगा तो ये ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो ई नॉट बाई के होता है, ई नॉट बाई के होता है, ई नॉट बाई के होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और बच्चों इस प्लेट में चार्ज क्यू है, इसमें नेगेटिव क्यू है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है आपका, क्यू अपॉन ए होता है, इसे भी नॉलेज में रखिए, सिग्मा क्या होता है आपका, क्यू अपॉन ए होता है। इसका प्लेट का एरिया कितना है, ए है। और बच्चों ये जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ई नॉट कैसे निकालोगे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बच्चों छोटी छोटी चीजें नहीं भूलनी है, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो टॉपिक बहुत आसान है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने पे यहां अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई नॉट बाई के हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। यही तो आपको छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो कितना सिंपल हो गया, मुझे क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस देखो कैसे निकालोगे, क्यू अपॉन वी हो गया। अब क्या करोगे, बस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना, बाकी कुछ नहीं करना। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेता हूं, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसे चलो इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, फिर इसे इक्वेशन फर्स्ट में ही पोटेंशियल डिफरेंस को पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू, मुझे इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो खाली रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर यहाँ पे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, वही क्या होगा, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बच्चों इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, तो ई नॉट इनटू, और यहां का जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना होगा बच्चों, डी माइनस टी होगा, ये वाला थिकनेस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका ई नॉट इंटू डी माइनस टी, समझ में आ रहा है। तो ये तो इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, अब इस रीजन का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो उसे कैसे निकालेंगे बच्चों, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई है, तो यहां पे ई आ जाएगा, ई इंटू, और इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, टी। तो इस इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, यहां हर जगह, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो ई इंटू टी। तो ये क्या आ गया आपका, इस प्लेट से इस प्लेट तक का, इन दोनों प्लेट का क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, समझ में आ रहा है। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका ई नॉट डी माइनस टी, और ई की जगह में क्या आएगा बच्चों, देखो ई की जगह में क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है। तो ई की जगह में आ जाएगा आपका ई नॉट बाई के इंटू टी। अब देखो यहां पे बच्चों ई नॉट कॉमन ले लो, ई नॉट आपका कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचेगा, ये डी माइनस टी बचेगा, और ये बचेगा प्लस टी अपॉन के बचेगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहां पुट करेंगे बच्चों, यहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका, देखो ये मैं लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये वी इसे पुट कर देंगे यहां पे, ये ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके। अब देखिए बच्चों ये जो ई नॉट है ना, ई नॉट की जगह में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे मैं ई नॉट की जगह में लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और बच्चों ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा कितना होता है, देखो सिग्मा होता है आपका क्यू अपॉन ए। तो यहां पे ये इसकी जगह में बस सिग्मा की जगह में क्यू अपॉन ए लिख दीजिए, ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ये ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, निकल गया है, बस यही तो आपका। बच्चों अगर आपके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर पार्शियली फिल्ड है,
मतलब इसके अंदर ऐसे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है, उसका थिकनेस अगर T है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, तो देन बच्चों इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो इतना होगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो बच्चों यहां पे जो ये कैपेसिटर है ना, ये पार्शियली फिल्ड है। देखो जब कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड था, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने ये कंप्लीटली फिल कर दिया था, उस समय कैपेसिटेंस कितना आया था बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था। के टाइम्स आ रहा था, के टाइम्स बढ़ जाता था कैपेसिटेंस, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता था। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो है, लेकिन बच्चों यहां पे देखो, यहां पे ये माइनस टी प्लस टी अपॉन के बी आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये माइनस टी, टी क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी थिकनेस आएगी यहां पे, और फिर बच्चों प्लस टी अपॉन के भी करना पड़ेगा। तो ये के क्या है, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना, उसकी वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं। देखो एक चीज और बताता हूं, यहां पे क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पे इसके अंदर क्या था, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, के था। तो यहां पे बच्चों मान लो एक मटेरियल ये इंसर्ट हो गया, ये भी आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और ये भी आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो अब ये दो अलग अलग मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट हो रखे हैं, पार्शियली फिल्ड है मतलब ये कैपेसिटर भी, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट हो रखे हैं। इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2। समझ में आ रहा है इतना? हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया होगा। आपको पता है ना, जब भी हम कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 नाम दे दिया कि इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। जैसे बच्चों इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, E था ना, तो इसके अंदर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 बोल दिया, और इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने E2 बोल दिया। तो ये दो अलग अलग मटेरियल है, इसीलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप? तो देखो इसका, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हमने E0 बोल दिया, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस खाली जगह में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, देखो अभी से मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे, सी लिखना है, यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ए लिखना है एप्सिलॉन नॉट, और ये डिवाइडेड बाय ये डी मतलब इन दोनों प्लेट का थिकनेस कितना है, डी, तो यहाँ डी आएगा, फिर माइनस आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे टी आया था ना, तो टी किसकी थिकनेस थी, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था इसकी थिकनेस थी। तो यहाँ पे देखो ये माइनस टी है ना, तो यहाँ पे एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। तो दोनों की थिकनेस आएगी माइनस T1 माइनस T2। जैसे यहाँ पे तो एक ही मटेरियल था ना, तो हमने सिर्फ माइनस टी किया था, तो यहाँ पे दो मटेरियल है तो माइनस T1 माइनस T2 आएगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पे T अपॉन K आया था, ये K क्या है, इस वाले मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस वाले मटेरियल का बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। तो यहां पे पता क्या आएगा, यहां पे ऐसा आएगा, देखो T1, ये T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस निकालोगे अगर एक से ज्यादा मटेरियल, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों इसे प्रूफ भी कर लेते हैं, इसे मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो चलो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर जो पार्शियली फिल्ड है, लेकिन इसके अंदर बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इंसर्ट है, दो अलग अलग मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दे रखा है और एक का K2 दे रखा है, ठीक है। और बच्चों किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यहाँ पे बच्चों E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो E1 हो जाएगा। और इस वाले जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो बच्चों इस K1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, K1 होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ये जो इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। उसी तरीके से इस K2 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 डिवाइडेड बाय इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। ऐसी तो करते थे हम कैलकुलेट। तो फाइनली बच्चों E1 क्या हो जाएगा, E1 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका E0 बाय K1, ये E0 इधर गया, ये K1 इधर आ गया, और जो E2 है वो क्या हो जाएगा आपका E0 बाय K2। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, है ना बच्चों।
अब देखिए बच्चों, इन दो प्लेट की जो थिकनेस है वो है d, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2। मुझे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। सबसे पहले हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। Q क्या है बच्चों? इस प्लेट का चार्ज Q। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों प्लेट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो V इज इक्वल टू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहां पे मैंने E नॉट लिखा, तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस वाले रीजन में है, इस वाले रीजन में है और इस वाले रीजन में है। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, यहां पे भी E नॉट है, यहां पे भी E नॉट है। तो ये थिकनेस कितनी होगी? ये थिकनेस होगी D माइनस T1 प्लस T2 होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे से D माइनस T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये वाली थिकनेस हमें मिल जाएगी D माइनस T1 प्लस T2 करके, समझ में आ रहा है। फिर प्लस अब इस वाले रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? E1, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इंटू T1, तो ये हो जाएगा आपका E1 इंटू T1 प्लस इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितनी है? E2 है, तो E2 इंटू T2, तो E2 इंटू T2। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका E नॉट, ये हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, अब देखो बच्चों ये जो E1 है ना, E1 की जगह मैं E नॉट डिवाइडेड बाय K1 लिख सकता हूँ। तो E नॉट डिवाइडेड बाय K1 और ये T1, और E2 की जगह में लिख दिया E नॉट डिवाइडेड बाय K2, तो E नॉट डिवाइडेड बाय K2 T2। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन ले लीजिए, E नॉट ये कॉमन हो गया, ये आ जाएगा आपका D माइनस T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा प्लस T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2। समझ में आ रहा है? तो बच्चों V इज इक्वल टू E नॉट क्या होगा बच्चों? E नॉट होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 प्लस K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2। फाइनली बच्चों सिग्मा की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? Q डिवाइडेड बाय A। इस प्लेट का एरिया A है और इसमें चार्ज कितना है? Q है, ठीक है। Q डिवाइडेड बाय A, और ये हो जाएगा आपका D माइनस Q डिवाइडेड बाय A, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ठीक है। T1 माइनस T2, ये प्लस T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2। बस इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे बच्चों? Q अपॉन V में पुट करेंगे। C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। तो फाइनली C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन, और ये V की जगह में ये आ जाएगा, ठीक है। इसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ठीक है। तो बच्चों ये Q से Q कट गया, तो फाइनली ये कितना आएगा? देखो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस जो आ रहा है आपका, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2, ठीक है। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस, ओके। अब देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों जैसे यहां पे देखो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। लेकिन समटाइम्स बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहां पे ये वाला जो मटेरियल है ना, ये कंडक्टर होगा, मतलब एक मेटलिक बॉडी होगी, ठीक है, कंडक्टर। तो जो बच्चों कंडक्टर होता है उसका जो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो इन्फिनिटी होती है। जो कंडक्टर होगा ना, मान लो इस कैपेसिटर के अंदर एक तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रखा है, एक दूसरा कंडक्टर, एक मेटलिक बॉडी को इंसर्ट कर रखा है। तो जो मेटलिक बॉडी होगा, जो मेटलिक स्लैब होगा बच्चों, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। देखो क्यों इन्फिनिटी के बराबर होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक मेटलिक प्लेट है, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज है, या आपका नेगेटिवली चार्ज है, और इसके अंदर मान लो हमने एक मेटलिक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, एक मेटलिक स्लैब रखी हुई है। तो बच्चों अरे यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक मेटलिक कंडक्टर को रखा हुआ है। तो बच्चों मेटलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जीरो होती है। ये लेक्चर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का टॉपिक याद आ रहा है, वहां पे मैंने आपको बताया नहीं था कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई कंडक्टर रख देते हो या मेटलिक बॉडी रख देते हो, तो उस मेटलिक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो मेटलिक कंडक्टर है ना,
इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो के की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होती है इन्फिनिटी। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, के कैसे कैलकुलेट करते हैं, के इज इक्वल टू होता है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो है बच्चों, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। तो बच्चों ई नॉट डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर बच्चों अगर आपने कोई स्लैब रखा हुआ है, वो कंडक्टर है, मेटलिक स्लैब अगर अंदर रखा हुआ है, तो उस मेटलिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। और बच्चों उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होती है। इसे नॉलेज में रखना, ये बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में ये आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटलिक कंडक्टर, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब देखो बच्चों यहां पे मान लो अगर जैसे ये कैपेसिटर के बीच में ये एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, अगर मान लो ये कंडक्टर होता तो K2 की वैल्यू क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ये T2 डिवाइडेड बाय K2 है ना, तो K2 की जगह में क्या आ जाता, इन्फिनिटी आ जाता। तो T2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी वैल्यू है 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। 2 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। 3 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ओके ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।